हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अभी तक हम लोगों ने बात की, बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने वेपर प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख ली, हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीख लिया है। और लास्ट क्लास मैंने आपको सिखाया था कि डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे हम डिस्टिलेशन को कैरी करवाते हैं। ठीक, तो मैंने आपको दो तरह के डिस्टिलेशन की बात सिखाई थी। एक मैंने आपको सिखाया था आइसोथर्मल डिस्टिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को बदल बदल कर क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में या फिर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसका प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास कर लिए थे। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी आइसोबैरिक डिस्टिलेशन की। आइसोबैरिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्टिलेशन होता है, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और हीट कर करके लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई थिंक इसकी प्रोसेसिंग तो हम लोगों ने सीख ली थी, मैंने आपको सिखा दिया था कि भाई जब आप एक लिक्विड को डिस्टिलेट करना शुरू करेंगे, देखो मैंने आपको सिखाया था जैसे लिक्विड है, ठीक, इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वेपर्स बनेंगी। इसमें वेपर्स में वो कंपोनेंट ज़्यादा होगा जो ज़्यादा वोलेटाइल है। फिर आप इन वेपर्स को कंडेंस करोगे, कंडेंस करके नया लिक्विड बनाओगे, इसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेंट। तो अभी अपन न्यूमेरिकल्स भी इस पे आएंगे। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों को आज ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैंने आपको आइसोथर्मल का ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया था कि जब हम प्रेशर बदलते हैं तो बेसिकली मैंने आपको वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व सिखाया था, जिसमें प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन क्या करता है, वेरी करता है। आओ बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास छोड़ा था उसी से और देखते हैं। हम दो ग्राफ्स यहाँ पर बना सकते हैं। एक मैं बना रहा हूँ वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व, ठीक है। तो एक सिंपल वही कर्व है जो अपन लोग अभी तक पढ़ते आए, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया इसे। तो आप देखें, इधर आप लेते हैं प्रेशर, आप चाहें तो वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। इधर आप क्या लेकर चलते हो, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम XA की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1, और यहाँ पर XA कितना हो गया, 0। अगर ये XA 1 है तो यहाँ पर XB कितना होगा, 0, और ये XB कितना होगा, 1। मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, जब XA 1 है तो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, P0A की वजह से। जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक मैंने P0A की वैल्यू P0B से ज़्यादा ली थी, कम ली थी ना। चलो, तो ये P0A है, P0A की वैल्यू छोटी है, तो मान लेते हैं दोबारा से, क्या फ़र्क पड़ता है, पुरानी वाली याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो हम मान रहे हैं कि लेट P0A इज़ लेस देन P0B। इसका मतलब बताओ, P0B अगर ज़्यादा है तो B यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो एक ग्राफ अगर हम कंप्लीट करें तो मैंने आपको सिखाया है कि एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है जो किसके कॉम्पोजिशन को दिखवाती है, लिक्विड, और एक आपके पास ऐसी कर्व्ड लाइन बनती है जो किसके कॉम्पोजिशन को दिखाती है, वेपर। तो मैंने आपको बताया था इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड, नीचे नीचे क्या एग्जिस्ट करेगा, वेपर, और यहाँ पर लिक्विड और वेपर किसमें एग्जिस्ट करेंगे, आपके इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही आप एक और ग्राफ बनाते हो, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। ठीक, तो अब क्या है, जो आप ग्राफ पहले प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में बना रहे थे, अब ऐसा ही ग्राफ आप बनाओगे किस किस के बीच में, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन बीच में। तो बहुत ही ध्यान से देखें, आपको अगर वो ग्राफ बनाना आता है तो उसी ग्राफ के सहारे से आप इस ग्राफ को बना सकते हो। इधर है आपका टेम्परेचर, यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लेकर चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर XA को ले लेते हैं 1, तो बताओ XB कितना होगा, 0। यहाँ पर XA को ले लेते हैं 0, तो बताओ XB कितना होगा, 1 होगा। अब आप आए इस ग्राफ पे, बताओ जब XA 1 था तो P0A था, सही है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, P0A, बताओ P0A की वैल्यू क्या है, P0B से कम है। ये मैंने आपको सिखाया था कि जिस कंपोनेंट का एक गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा। मतलब बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का उल्टा रिलेशन चलता है। अगर किसी लिक्विड का गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो आप देखें A और B में से A का वेपर प्रेशर कम है, मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो मैं इसे TA बोल रहा हूं, T0A की जगह। ठीक है, अब बताओ अगर B का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो B का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो जब आप प्योर B पर होंगे तो मान लो यहां कहीं ये B का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अब जब आप वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ बना रहे थे तो एक बन रही थी स्ट्रेट लाइन और एक बन रहा था कर्व्ड ग्राफ। यहां पर दोनों ही ग्राफ कैसे होते हैं, कर्व्ड। ठीक है, इसी पॉइंट पर मर्ज होते हैं, तो ऐसा करो, ऐसे बना लो। ठीक है, अब ध्यान दें, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पार्ट लिक्विड को डिनोट कर रहा है, कौन सा वेपर को। तो बहुत सिंपल सी बात है, रटना कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताओ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा या वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में। तो अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, बताओ, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। बताओ इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रही होगी, वेपर। और यहां पर कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड और वेपर किस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम में। देखो कहने का मतलब यह है कि इस ग्राफ का हर पॉइंट, इस ग्राफ के हर पॉइंट पर लिक्विड और वेपर किस में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। इसके ऊपर और नीचे इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर हर पॉइंट पर, इस ग्राफ के कर्व के हर पॉइंट पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है। यानी यहाँ का हर पॉइंट उस मिक्सचर के किसको दिखा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को। एक गिवन कॉम्पोजिशन पे उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहा है। कहने का मतलब किसी भी लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, उसके कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। XA XB के अमाउंट बदलेंगे तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बदलेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताऊं। मान लो अभी ये है कॉम्पोजिशन ये का मतलब क्या है, मान लो XA की वैल्यू है 0.8 और XB की वैल्यू हो गई 0.2। तो आप देखो जब XA 0.8 और XB 0.2 है तो ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब XA 0.7 और XB 0.3 हो जाएगा तो ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब XA 0.5 और XB 0.5 हो जाएगा तब ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से जैसे जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बदलता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। तो पहली चीज ये है कि भैया इस लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लिक्विड मिक्सचर के कॉम्पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है। खैर आपको इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। देखो मैं दोनों ग्राफ आपको रीड करना सिखाऊंगा धीरे धीरे, आप बस ध्यान से देखते हुए चलें। ये ग्राफ तो हम रीड करना सीख ही चुके हैं, अब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है सेकंड टाइप के। तो मैं एक बार दोबारा से डिस्टिलेशन के ऊपर आ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ग्राफ से आपको रीड करना सिखाऊं क्योंकि वो आपको आना चाहिए, कई बार उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कंटेनर था, इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर दिया था। ठीक है, ये मेरा लिक्विड है एक फिक्स कॉम्पोजिशन का। जैसे मान लो मैं यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है, कि इस लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन है 0.8 और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, कुछ 0.2 है। अब क्या होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है P0B P0A से ज्यादा है या TB TA से कम है, इसका मतलब B क्या है, दिस इज मोर वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बनेंगी, बताओ इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बनेंगी उसमें कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, सो दीज वेपर्स विल बी रिच इन B। ठीक, इसका मतलब वेपर्स के अंदर B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम। ठीक है, और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मैंने दिखाई दिया आपको, इसमें A का मोल फ्रैक्शन है 0.8 और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। सही है, मैं यहां से शुरू करता हूं। तो देखो ग्राफ को आप कैसे रीड करते हो, यहां से जब आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे तो जहां पर इस ग्राफ को कट करेगी, तो देखो उल्टा कर दिया मैंने। मान लो एक गिवन टेम्परेचर पर, अभी आप किसी टेम्परेचर T पर हो, तो गिवन टेम्परेचर T पर इसने इस लाइन को यहां कट किया। ठीक है, तो देखो ये कौन सा ग्राफ था, ये लिक्विड वाली लाइन है। तो ये किसका कॉम्पोजिशन आ रहा है, इस टेम्परेचर T पर लिक्विड का कॉम्पोजिशन आ रहा है 0.8 और 0.2। अब इसके ऊपर की जो वेपर है उसका कॉम्पोजिशन मैं कैसे निकालूं, तो आप ध्यान से देखें, इसी लाइन को आप और आगे एक्सटेंड करो, उसी टेम्परेचर पर जहां ये वेपर वाली लाइन को कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग नीचे आओ, ये पॉइंट। तो देखो ये पॉइंट मिड पॉइंट के इधर आ गया ना। अगर ये मिड पॉइंट के इधर आ गया तो यहां पर XA कम हो चुका है और XB क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो जो चीज मैं आपसे कह रहा था,
इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड के ऊपर की जो वेपर है उसमें बताओ बी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। समझ रहे हो? फिर मैं क्या करूंगा, फिर ध्यान से देखना है ना, मैं एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को एक साथ रिलेट करवा रहा हूं, आपको बस समझ में आना चाहिए, याद बात नहीं रखना है। देखो काम में आने वाली बातें, रीड करना आना चाहिए ग्राफ। कई बार आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब मैंने इस लिक्विड को कंडेंस किया, तो मैं इसको भी येलो से बनाता हूं क्योंकि मैंने कंडेंस किया है। तो देखो ये क्या होगा, अब मेरा कंडेंसेट हो गया। इस कंडेंसेट के अंदर बताओ किसका अमाउंट ज्यादा होगा, बी का। दिस विल बी रिच इन बी। इसके ऊपर मैंने फिर से वेपर्स बनाई, तो बताओ इस वेपर्स में किसका अमाउंट ज्यादा आएगा, बी का। और दैट मीन्स दीज वेपर विल बी मोर रिचर इन क्या हो जाएगा, बी होगा। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, बस ये रीडिंग सीखनी है आपको। ये वेपर थी, मैंने इस वेपर को कंडेंस किया, तो कंडेंस करते ही वेपर बन जाएगी लिक्विड में। तो बताओ ये कौन है आपका, ये वो कंडेंसेट है। क्या है, कंडेंसेट है। सही है। अब इस कंडेंसेट के ऊपर की वेपर की बात करो, तो देखो ये था कंडेंसेट। बताओ इस कंडेंसेट की करस्पॉन्डिंग वेपर कौन होगी, ये। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये वेपर क्या होगी, और रिच हो जाएगी बी के अंदर। देखो अगर आप यहां के करस्पॉन्डिंग कॉम्पोजिशन निकालोगे तो ये वेपर बी में बहुत रिच हो चुकी है। सही है। फिर आप इसको वापस से क्या करोगे, कंडेंस करोगे, तो जो नया लिक्विड बनेगा वो और भी ज्यादा रिच होगा बी में। फिर उसकी वेपर बनाओगे, तो देखो अल्टीमेटली वेपर कहां पहुंच रही है, बी पर। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, प्योर बी। तो देखो हमने शुरू किया था विद द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए ज्यादा था और बी कम था, और हमने खत्म कहां पर किया है, विद प्योर बी। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ रिलेट करो तो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये क्राइटेरिया, तो आपको ना रीड करना आना चाहिए ग्राफ को, क्योंकि आपने यहां से शुरू किया, जो लाइन आ रही है वो पहली लाइन जो जिसको कट कर रही है, ये किसका कॉम्पोजिशन देगा, लिक्विड का, इसके करस्पॉन्डिंग वेपर का। फिर इसके नीचे आप लेके जाओगे तो ये किसका कॉम्पोजिशन दे रहा है। अगर आप इस वेपर को कंडेंस कर दो तो जो नया लिक्विड बनेगा ये उसका कॉम्पोजिशन है। ठीक, देखो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, आना ही है, मैंने आपसे कहा था। जो इस वेपर को आप कंडेंस करके नया लिक्विड बना रहे हो, तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बताओ क्या आप ग्राफ रीड कर सकते हो। चलो बस इतना ही आपको सीखना था। ये दो तरह के कर्व होते हैं, आपको देखना आना चाहिए कर्व से कि भाई ये है वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व और ये है बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व। वेपर प्रेशर वाले में स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर कम था इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यहाँ बी का वेपर प्रेशर ज्यादा था इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। और आप अगर ध्यान से देखें तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। देख रहे ना, मैक्सिमम जाएगा ए, मिनिमम जाएगा बी, और बताओ बाकी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बीच में लाई करेगा। तो आप लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर containing two volatile liquids forming an ideal solution will be between TA and ठीक है। फिर अभी आगे ऐसे सोल्यूशन बनेंगे जिनका दोनों से ज्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है, तो वो भी अपन लोग सीखेंगे। बट हाल फिलहाल हमने ये चीज डिस्कस कर लिए। आओ आप ये कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। अच्छे तो क्या, एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉपी करें। चलिए तो देखें, ये सब जो आपने सीखा इन सब का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन क्या है। अभी आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी। तो अपन शुरू करते हैं। देखो हम लोग एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन लिखें आप। देखो आपके पास एक सोल्यूशन है कंटेनिंग टू लिक्विड, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक का वेपर प्रेशर है 300 टोर और दूसरे का प्रेशर है 100 टोर, ठीक है।
लिखो द कॉम्पोजिशन, या सिंपल ऐसे लिख लो आप, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज over the liquid mixture is 0.5. Then determine the composition of the vapor over the distillate. ठीक है, 14 में ऐड करना लैंग्वेज में, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है, आइडियल सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं आप सही कर पाते हैं या फिर नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ना बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को। चलो देखें, टर्म मिल गया आपको डिस्टिलेट, वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया तो नहीं था, खैर है ना। डिस्टिल करने के बाद जो लिक्विड बनता है जिसको आप कंडेंसेट बोलते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट भी बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इसने क्या कहा है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको। इसने कहा कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर है, इस वेपर का उसने कॉम्पोजिशन दे दिया, यहां पर YA है 0.5 और YB भी है कितना है 0.5। तो मुझे इस लिक्विड से कोई मतलब नहीं है। अब जब आप इस वेपर को कंडेंस करोगे, तो जो नया लिक्विड बनेगा, ठीक, इस लिक्विड के ऊपर की वेपर्स की वो आपसे बात कर रहा है कि बताओ ये जो वेपर बनी, इस नई वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, Y' A और Y' B, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिड्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट, या फिर आप इसे क्या नाम दे सकते हो, और डिस्टिलेट, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सीखा, भाई आपने इसी वेपर को कंडेंस किया ना, तो अगर आपने इस वेपर को कंडेंस किया, अब देखो ये है आइसोबारिक डिस्टिलेशन, यहां पे आपने क्या किया है, मैंने लिखवाया नहीं, हीट करना था इसको, तो इसको हीट करके आपने क्या किया होगा, वेपर्स में कन्वर्ट किया, फिर इस वेपर को कंडेंस किया। तो सिंपल सा फंडा है, जो कॉम्पोजिशन इस वेपर का रहा होगा सेम वही कॉम्पोजिशन इस लिक्विड का होगा, यानी X' A हो जाएगा 0.5, X' B कितना हो जाएगा 0.5। अगर आपको X' A X' B पता है तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आप यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो, कितना, P = P0A XA, तो 300 × 1/2 इसका मोल फ्रैक्शन प्लस 100 × 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 200 टोर्स। सही है। अब आपको क्या निकालना है, वेपर का कॉम्पोजिशन निकालना है, तो निकाल दो। राउल्ट = क्या कर दो, डाल्टन। तो राउल्ट क्या कहता है कि भैया P0A × X' A, ए के प्रेशर के लिए, और राउल्ट क्या कहता है, P total × Y' A। तो यहां से आप निकाल लो Y' A की वैल्यू, बताओ P0A कितना 300 × X' A कितना हाफ, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना 200। तो ये गया, बताओ आंसर कितना आ गया 3/4, दैट इज 0.75। तो इस डिस्टिलेट के ऊपर की जो वेपर है उसमें A का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.75, तो बताओ B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.25 होगा। बोलो कर सकते हैं। तो समझने की चीज सिर्फ इतनी सी है कि भाई आपको ना टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि उसने डिस्टिलेट पूछा है या फिर रेसिड्यू पूछा। हो सकता है वो इसको एक और बार कंडेंस करता और फिर आपसे नई कॉम्पोजिशन पूछ लेता, है ना। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के ऊपर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लिक्विड हैं दो आपके पास X एंड Y। कैसे करते हैं, A और B ही नाम देते हैं, तो ये X Y में चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। तो A एंड B फॉर्म एन आइडल सोल्यूशन, ठीक है, आइडल सोल्यूशन बनाते हैं। आगे कह रहा है आपको
कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, छोटा कर रहा हूं मैं फॉर्म को, पी नॉट ए दिया हुआ है आपको 300 मिलीमीटर्स Hg एंड पी नॉट बी दिया हुआ है आपको 100 मिलीमीटर्स Hg। ठीक है, आगे कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन consisting of 1 mole each of A and B at 100 degrees Celsius is heated, ऐसे लिखो आप तो, and the vapors formed are condensed। ठीक है, तो जो वेपर्स बनी उनको आपने क्या किया, कंडेंस किया। नाउ these vapors are, sorry, not these vapors, the condensate। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते लिखते आप इसकी लैंग्वेज समझ जाओगे। द कंडेंसेट इज देन हीटेड at 100 degrees Celsius and vaporized again। And then again condensed to form a new liquid। ठीक, आपको बताना है what is the composition of new liquid formed। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, आपका एक स्टेप बढ़ा दिया है। चलिए आप ट्राई करें, तब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार करता हूं। चलो करें डिस्कस। तो देखो आपको दो लिक्विड दिए हैं, पी नॉट ए पी नॉट बी। सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी है, उसको आपने हीट किया है। तो ध्यान देना, ये सॉल्यूशन था, इसमें पहले दोनों का 1 मोल था, यानी एक्स ए का मोल फ्रैक्शन था हाफ और बी का मोल फ्रैक्शन भी कितना है, हाफ। फिर इसके ऊपर बनाई वेपर्स। ठीक, वेपर्स को किया कंडेंस, तो लिक्विड बना। इस लिक्विड की फिर से क्या बनाई, वेपर्स, और फिर इनको दोबारा से क्या किया, कंडेंस। और कंडेंस करने के बाद अब ये जो नया लिक्विड बना, इसका आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो बस स्टेप बढ़ा लिए हमने। तो ऐसा करो, अब इन सबको तो उड़ा दो, इनकी जरूरत नहीं है। तो इसकी लिक्विड की मोल फ्रैक्शन मान लो x डैश ए, इसका मान लो x डैश बी, और आपसे पूछा है x डबल डैश ए और x डबल डैश बी की वैल्यू। ठीक है, करें शुरू। तो आप देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। राउल्ट लॉ लगाओ, बताओ क्या बनेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो 300 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2, बताओ प्रेशर कितना आ गया, 200 मिलीमीटर्स ऑफ Hg आएगा। अब अगर आपको लिक्विड का कॉम्पोजिशन पता है, तो या आप यहां से इस वेपर का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो, YA और YB। ठीक है, निकालो, बताओ YA कैसे निकालेंगे, तो रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन करो। तो डाल्टन रॉल्ट तो क्या बोलेगा, P नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये बोलेगा P टोटल इंटू YA, तो इसको P टोटल से डिवाइड कर दो। तो देखो P नॉट ए था 300, एक्स ए था 1/2 और ये 2। तो अपन ने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट की थी सेम वैल्यूज। ये कितना आएगा, 3/4, दैट इज 0.75, 200। ठीक है, तो अगर YA 0.75 है, तो बताओ YB कितना आएगा, 0.25। अब इस वेपर को आप कंडेंस करोगे और इससे बनेगा जो कंडेंसेट। तो कंडेंसेट का वेपर और इस वेपर का, सॉरी, कंडेंसेट का कॉम्पोजिशन और इस वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, सेम। मतलब ये जो आप x डैश ए बोल रहे हो,
इसकी वैल्यू होगी YA के इक्वल, दैट इज 3/4, और x डैश b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू YB, दैट इज 1/4। अब आप फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करोगे, दोबारा से इस नए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। तो इस नए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा बताओ, P0A दैट इज 300 इंटू 3/4 प्लस P0B दैट इज 100 इंटू 1/4। देख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 900 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 250 मिलीमीटर्स Hg। बोलो क्या सही है? क्या आप कुछ कमेंट कर सकते हो? हाँ, नए वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर पुराने वाले से क्या है, ज्यादा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट पुराने वाले से क्या हो चुका होगा, कम। बोल तो सकते ही हैं। चलो आगे बढ़े। अब इसके ऊपर की यानी इस वेपर का कॉम्पोजिशन निकालो, Y' और Y' तो फिर से क्या करो, वही राउल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन। तो आप क्या लिखोगे, Y' किसके इक्वल हो जाएगा बताओ अब, X' इंटू P0A अपॉन P टोटल नया वाला। तो देखो X' कितना था 3/4, P0A कितना था 300 अपॉन नया प्रेशर कितना आ चुका है 250। देखो 0 से गया 0, इस 4 को नीचे ले आओ तो ये बन गया 900/100, कुछ गलत हो गया 1000, तो ये आ जाएगा 0.9 आएगा। अगर Y' 0.9 है तो बताओ Y' कितना होगा, इसे 90/100 हो जाएगा 0.9, तो Y' कितना हो गया 0.1। अब जो इस वेपर का कॉम्पोजिशन होगा सेम वही इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा। तो ये आ गया अपना आंसर, X' होगा 0.9 और X' कितना हो चुका होगा 0.1 चुका। तो आपको इस थर्ड लिक्विड की क्या बतानी थी, कॉम्पोजिशन बतानी थी। बोलो बता सकते हैं, आसान था ना? तो ये आसान ही होते हैं, बस आपको इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के ये डायग्राम बना लो और फिर देख लो आपको किसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे निकालना है। तो और क्वेश्चन इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी तो बनती नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको डीपीपी में दिए हुए हैं, आप ट्राई कर लेना। आपको मेरे हिसाब से उनके अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने आपको अभी बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन वाला कर्व सिखाया, उसके ऊपर हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आओ, क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आपको वैल्यूज दी हुई है, P0A दिया हुआ है 100 टोर, है ना, और P0B आपको दिया हुआ है मान लो कुछ 400 टोर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको कुछ चीजें बतानी है। ऑप्शन ए है आपके सामने, तो ऑप्शन को भी मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए, आपको ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी से ज्यादा होगा या नहीं। ऑप्शन बी, आपको बताना है कि the composition of the second condensate is 0. ऐसे लिख लो, XA is equals to 0.02 and XB is equals to 0.08. Option C, vapor pressure of फर्स्ट कंडेंसेट, ठीक। तो वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट आपको यहां पर कैलकुलेट करना है और उसकी आपको वैल्यू भी बतानी होगी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू है 58 टोर, ठीक है। टोर में वैल्यू दी है ना मैंने आपको, चलिए ठीक है। और थिंक मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, जाएगा 300 टोर। एंड ऑप्शन डी,
वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट इज 310 टोर। चलिए, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं आप इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस को ठीक से मार्क कर पाते हो। सब कुछ ग्राफ को रीड करने के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करें। तो देखें, बस अब कुछ नहीं बचा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहली चीज तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी इनमें से वेपरस लाइन है, मतलब वेपर वाली लाइन है, कौन सी लिक्विड। मैंने आपको सिखाया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब इधर होगा लिक्विड तो ये लिक्विड वाली लाइन है, इधर होगा वेपर तो ये आपकी वेपर वाली लाइन है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। बताओ सही है गलत? गलत है, सॉरी सही है। ये XA1 है तो प्योर ए है, तो प्योर ए है तो देखो ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, और यहाँ XA0 है, XB1 है तो बताओ ये क्या कहलाएगा? TB। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी से क्या है? ज्यादा है, सही है। दूसरा पार्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेकेंड कंडेंसेट इज, ठीक है। अब देखो वैसे एक ऑप्शन वैसे गलत दिख रहा है, अगर XA 0.08 तो XB 0.08 कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ 0.98 लिखना चाहिए था, तो ऐसा कर लो, आप चाहो तो कर ही लो, चलो करेक्शन ऐसा करो, इसको आप 0.98 कर लो। खैर उससे आपके आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए, आपने क्या दिया, प्रोसेस को समझो। ये है आपका इनिशियल लिक्विड, यानी आपने इस लिक्विड की क्या बनाई है? वेपर्स। तो देखो इस लिक्विड से लाइन ड्रॉ करो, ये क्या मिलेगी आपको? उस लिक्विड के ऊपर के वेपर की कंपोजिशन। उस वेपर को जब आप कंडेंस करोगे तो जो लेयर लिक्विड बनेगा, तो आप देखो वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन सेम आना चाहिए, तो ये तो आपका बनेगा फर्स्ट कंडेंसेट। क्या बनेगा? फर्स्ट कंडेंसेट बनेगा, ये बनेगा। अब इस फर्स्ट कंडेंसेट की आप वापस से क्या बनाओगे? वेपर। ये बनाई आपने वेपर, तो ये आपकी बनी सेकंड वेपर, है ना, जिसको मैं क्या बोल देता हूं? फर्स्ट वेपर। तो बताओ अगर ये सेकंड वेपर बनी है तो इसको जब आप कंडेंस करोगे तो ये जो लिक्विड बनेगा ये आपका क्या बनेगा? सेकंड कंडेंसेट बनेगा। बताओ सेकंड कंडेंसेट का कॉम्पोजिशन क्या आ रहा है? सेकंड कंडेंसेट पर ए का मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.08। कितना आ रहा है? 0.08। तो बताओ बी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.92। गलत है ना, तो ये ऑप्शन अपना हो गया गलत, सही है। आगे बढ़ो, ऑप्शन सी, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट। बताओ फर्स्ट कंडेंसेट कौन था? ये था, तो फर्स्ट कंडेंसेट पर आप निकालें वैल्यू। बताओ फर्स्ट कंडेंसेट पर, अब ये 0.3 किसकी वैल्यू है? XA की या B की? A की, क्योंकि देखो ना 0 से शुरू हो रहे हो, तो A इधर बढ़ रहा होगा और B कम हो रहा होगा। तो जो फर्स्ट कंडेंसेट है उस फर्स्ट कंडेंसेट के लिए आप वैल्यू निकालें, तो फर्स्ट कंडेंसेट के लिए XA है 0.3 और XB कितना है? 0.7। तो लगाओ राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? P0A दैट इज 100 इंटू XA 0.3 प्लस P0B दैट इज 400 इंटू 0.7। तो 100 इंटू 0.3 कितना हो गया? 30। 7 4 सा कितना हो गया? 280। बताओ आंसर कितना आ गया? 310 टोर। तो अपना ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी सही नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ ग्राफ पे से ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनाकर कभी भी पूछे जा सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। तो ये था आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व। तो दो तरह के कर्व मैंने आपको सिखाए हैं, एक वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व, एक बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व। ये दोनों कर्व का नेचर आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे चलकर आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। वहां पर आपको ग्राफ देखकर भी पहचानना पड़ता है कि कौन सा सोल्यूशन आइडल होगा, कौन सा सोल्यूशन नॉन आइडल होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की। किसकी? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो वो पहचानने के लिए भी आपको इन ग्राफ्स को रीड करना आना चाहिए, सही है। तो ये मैंने आपका बेसिस बना दिया है, आप तो भी न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें। इस बेस को, जो मैंने आपका बेस क्रिएट किया, उसको मैं आगे यूज करूंगा। चलिए, इन सॉल्यूशंस के लिए आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है। देखो अभी तक हमने जितने भी सॉल्यूशंस देखे हैं, अभी तक जो भी पढ़ा है अपन ने, उसमें देखा कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो मिसिबल हैं। क्या हो अगर मैं दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लूं और उनका मिक्सचर बना दूं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा केस बनता है, लेकिन बहुत आसान होता है। आओ डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग
टू इमिसिबल लिक्विड्स। हेडिंग डालें आप। अगला पॉइंट अपना दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर containing two immiscible volatile liquids। ठीक है, तो इनके देखो आपको केसेस के अंदर डील करना थोड़ा आपको आना चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो आप देखें मैं फिर से क्या करता हूं, इसमें दो केस बना रहा हूं। डिफरेंस देखना फिर बात करते हैं। तो देखो दोनों लिक्विड्स कैसे हैं, इमिसिबल, जैसे पानी और ऑयल। ठीक है, तो पानी है मेरे पास, है ऑयल है मेरे पास, ऑयल भी है। एक मिनट दो मुझे। तो देखो ये अपनी बाटली है, ये है हेयर एंड केयर, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, देखो इस ऑयल को डाल रहा हूँ। थोड़ा बहुत डाल रखा है पहले से, थोड़ा बहुत आपके लिए रखा हुआ है कि लाइव तो दिखाया जाए आपको। देखो ये तेल इसमें जा रहा है, हमारा आर्या क्या करेगा, यू नो देयर इज एन आर्या, खैर भाड़ में गया। आप देखें क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, एक लेयर। ठीक है, एक लेयर बन गई है। देखो बताओ लेयर किसकी है, ऑयल। इसके नीचे कौन है, वाटर। ठीक, तो ये ऑयल है और ये आपका वाटर है। ठीक है, अरे वो प्रॉब्लम हो गई थी क्या, ग्रीन ग्रीन है ना, दोनों ग्रीन, ये भी ग्रीन ये भी ग्रीन, इसलिए दिखने जाता। तो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि भाई इसको आप ऐसे ले आए। ठीक है, तो अब देखें, हाँ देखो ये लेयर बन रही है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, पानी नीचे सारा और ऊपर क्या बन चुकी है, लिक्विड की लेयर बन चुकी है। अब मान लो पानी भी वॉलेटाइल है और ये ऑयल भी वॉलेटाइल है। तो देखो ये जब मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया, तो बताओ इस स्पेस के अंदर बताओ वाटर की वेपर्स होंगी या इस ऑयल की, वाटर की क्यों नहीं होंगी, हाँ एक्सपोज्ड ही नहीं है। वाटर तो सरफेस की तरफ एक्सपोज्ड ही नहीं है, सिर्फ कौन एक्सपोज्ड है, ये ऑयल। तो सिर्फ ऑयल की वेपर्स यहाँ ऊपर इकट्ठा होंगी, वाटर की वेपर्स इकट्ठा नहीं होंगी। मतलब ये सोल्यूशन एक प्योर ऑयल की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर बनेंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेंगी, ऑयल। वेपर प्रेशर जो होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, ऑयल की वजह से होगा। तो इस केस में जब आपके लिक्विड्स मिसिबल नहीं है, तो देखें दो लिक्विड्स की लेयर बन जाएंगी। हम इसको सीधा करने का कोई फायदा नहीं, समझ तो आप चुके ही हो। तो पहला लिक्विड वो जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, और दूसरा लिक्विड आपका वो बनेगा जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आ जाएगा ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो रह जाएगा नीचे। और इस तरह से ज्यादा बना दिया, दो लेयर्स बन जाएंगी। अब आप देखें जब दो लेयर्स बन गई हैं, तो यहां पर ऊपर जो वेपर्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होंगी, ये अपने येलो वाले लिक्विड की होंगी, रेड वाले लिक्विड की नहीं होंगी। मतलब ये मिक्सचर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो मैं इसको बोल देता हूं लिक्विड ए, इसको बोल देता हूं लिक्विड बी। बताओ यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सिंपल ए के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज पी नॉट ए। एक्स ए भी नहीं लगाऊंगा, क्यों, सिर्फ लिक्विड ए ही तो है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा, 1। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि दिस मिक्सचर विल बिहेव एज प्योर ए। ठीक है, तो इस केस में तो क्या होगा, जब आपने दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया है तो मिक्सचर सिर्फ और सिर्फ प्योर ए की तरह बिहेव करेगा। अब हम यहां पर क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें। चेंज क्या करें, मैं यहां पर एक मैकेनिकल स्टिरर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, मैकेनिकल स्टिरर लगा देता हूं। अब आप देखो जैसे ही मैंने यहां पर मैकेनिकल स्टिरर लगाया, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको धीरे धीरे घुमाता रहेगा। अब घुमाता रहेगा तो आप देख सकते हो बुलबुले बन रहे हैं ना, बबल्स बन रहे हैं बहुत सारे।
लेकिन लेयर नहीं बन रही है। अब इसके ऊपर का जो स्पेस होगा उसके अंदर कौन कौन होगा बताओ? ऑयल भी होगा और वाटर वेपर्स भी होंगी, बोलो होंगी ना? तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस लिक्विड को मिक्स होने दे, मतलब लेयर बनाने नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, दोनों लिक्विड्स होंगे, क्योंकि वो मिसिबल नहीं है तो आपको दोनों की प्रेजेंस भी दिखाई देंगी, समझ रहे हो? और इसके ऊपर जो वेपर्स बनेंगी उन वेपर्स में भी दोनों ही तरह की वेपर्स होंगी, समझ रहे हैं? तो देखें अगेन ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यहां पर लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, लेकिन ये एक मिक्सचर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 और यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ यहां पर जो ए बनेगा, ये जो वेपर्स हैं ए की, बताओ उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? P नॉट ए, है ना? आप लगा लो राउल्स लॉ, P इज इक्वल टू क्या बनता है? P नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ए का मोल फ्रैक्शन तो कितना है 1, तो जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट ए के बराबर ही होगा। सिमिलरली जो आप बी का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? P नॉट बी इंटू 1, क्योंकि दोनों से मिक्सचर तो बना नहीं, दोनों अलग अलग लिक्विड्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। लेकिन जो काम की चीज है वो ऐसी है कि बताओ इस सॉल्यूशन का अगर आप इस मिक्सचर के ऊपर वेपर प्रेशर निकालो, टोटल वेपर प्रेशर ओवर दिस मिक्सचर, तो बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगा? P नॉट ए प्लस P नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब इसका वेपर प्रेशर P नॉट ए से भी बड़ा है और P नॉट बी से भी बड़ा है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया, अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। मतलब आपका ये जो लिक्विड मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर will be less than the boiling point of pure A और pure B। ठीक है? तो अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को लेकर बैठे हो, उनका एक मिक्सचर सा बना हुआ है, तो ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। और ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट दीज मिक्सचर्स या दीज कंपोनेंट्स, दीज मिक्सचर्स लिख रहा हूं, स्टीम डिस्टिलेशन को हम यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये भी डिस्टिलेशन का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ये जनरली उन लिक्विड्स के लिए काम में लिया जाता है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाते हैं? डीकंपोज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? दो इमिसिबल लिक्विड्स की वजह से क्या हो चुका होगा? बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट से कम हो चुका होगा। तो इसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है कि ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसकी वर्किंग को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस करवाने के लिए ही मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि आप उनमें मिस्टेक ना करो, आसानी से इन क्वेश्चंस से डील कर लो। तो आप ये बनाएं, कॉपी करें, फिर मैं आपको इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ। हो गया? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ही टाइप के बस क्वेश्चन इस पे बनते हैं जिनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स का नाम है नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। बॉइलिंग एट 99 degree Celsius has a partial vapor pressure of water
733 mm and that of nitrobenzene 27 mm. What you do is you have to calculate first the vapor pressure over the mixture and second weight ratio of nitrobenzene to water in the distillate. दो चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। देखें ध्यान से, ये कह रहा है कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं, तो अब कौन सा केस होगा, तो केस दूसरा वाले होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आपको मान के चलना है कि दोनों का मिक्सचर बना हुआ है और उसी केस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एक नाइट्रोबेंजीन और एक वाटर, तो यहाँ पर दोनों की क्या होंगी, वेपर्स प्रेजेंट होंगी। जैसा कि आपको दिया हुआ, देखो क्वेश्चन साफ साफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया है 733 और नाइट्रोबेंजीन का दे दिया है 2, तो P0H2O या PH2O बोल दो। PH2O किसके इक्वल हो गया है, 733 के, और P नाइट्रोबेंजीन किसके हो गया है, तो PNB लिख रहा हूं मैं इसको, वो कितना हो गया 27। तो पहला पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर जो होगा, जो टोटल प्रेशर, वो कितना होगा बताओ, 733 प्लस 27 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 760 ना, ठीक है। तो ये 760 mm आ गया, तो ये आ गया टोटल प्रेशर। अब आपको बताना है वेट रेशियो ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू वाटर इन द डिस्टिलेट। डिस्टिलेट कौन बताओ, ये जो वेपर बनी इसको कंडेंस करके आप जो लिक्विड बनाओगे उसको ये क्या बोलना चाह रहा है, डिस्टिलेट बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इस डिस्टिलेट का जो कॉम्पोजिशन होगा वो इस वेपर के कॉम्पोजिशन के बराबर ही होगा। और क्या आप इस वेपर का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो, बहुत आसान है। कैसे, डाल्टन्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ तो यहाँ लगाएंगे नहीं, PH2 और P0H2O सेम आएगा, तो डाल्टन्स लॉ लगाओ। डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है पार्शियल, वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो देखो आपको H2O का वेपर प्रेशर पता है, सॉरी 733 है ना, ध्यान से देखना। टोटल प्रेशर आपने निकाल लिया है, कितना है 760। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल सकते हो वेपर फेज में, सही है। तो बताओ यहां से YH2 अगर आप निकालो तो वो कितना आ जाएगा, 733 अपॉन 760, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से नाइट्रोबेंजीन का भी निकाल सकते हो, कितना, 27 अपॉन 760, है ना। वैसे भी आप देख सकते हो यार, इसका प्रेशर है 733, तो खुद का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, उसी से निकलता है आपका मोल फ्रैक्शन। इंडिविजुअल का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, तो देखो वाटर का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब आपको दोनों का मास रेशियो निकालना है, तो कुछ भी मत करो, दोनों के मोल फ्रैक्शंस को डिवाइड कर दो। देखो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ H2O का आपको डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा, कितना, 27 अपॉन 733। बोलो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन आपको इनके मोल्स का रेशियो नहीं बताना है, किसका रेशियो बताना है, मास। बताओ मोल्स से मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास निकालो, C6H5NO2, तो 77 प्लस 46 123, तो ये बन जाएगा अपॉन 123 डिवाइडेड बाय, बताओ मोल्स ऑफ H2O क्या बनेंगे, मास ऑफ H2O अपॉन 18, क्या ये बनेगा, ये वैल्यू किसके होना चाहिए, 27 अपॉन 733 के। इसको आप थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो देखो मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन मास ऑफ H2O, देखो ये बनेगा 18 अपॉन 123, उसको इधर भेज दो
तो बन जाएगा 27 इंटू 123 अपॉन 733 इंटू 18। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपने दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया था। इस पे एक ही चीज पूछता है, घुमा मैंने पहले दिया है, या तो वेपर का पूछेगा या डिस्टिलेट का पूछेगा, और दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। कर सकते हैं? चलो, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना और देखते हैं आप इसका सही आंसर कैलकुलेट कर पाते हो या फिर नहीं। उड़ा दूं? ये तो कॉपी कर लिया आपने। चलो, चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से ट्राई करना, है ना, मिस्टेक मत करना। लिखें क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक लिक्विड ए immiscible with water। क्या? सॉरी, लिक्विड ए when boiled together with water at boiling point 90 degrees Celsius, at which the vapor pressure of water, vapor pressure of H2O is 526 mm and atmospheric pressure is 736 mm. The weight ratio of liquid and water in vapors is 2.5:1. Calculate the molecular weight of liquid। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। और यहीं पे हम लोग अपना एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, राउल्ट्स लॉ ऐसे मिक्सचर्स पर लगाने पर जिसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे होते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस की, कि आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या चीजें हमें उनके बारे में सीखनी होगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।